डिस्क्लेमर वीडियो मेलोडी स्टोरी वर्ल्ड 760 चैनल पर प्रकाशित सामग्री सूचकांक में कौन मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है और इसका उद्देश्य किसी को भी किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना नहीं है। अगर आप वीडियो में व्यक्ति किसी भी सामग्री टिप्पणी या विचारों से आहत है तो कृपया संपर्क करें। मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि मेरी कोई भी सामग्री किसी की भावनाओं, विश्वास हो या दर्शन को ठेस पहुंचाने के इरादे से नहीं बनाई गई है। अगर यह फिर भी आपको किसी भी तरह से प्रभावित करती है तो ये पूरी तरह से सहयोग होगा। मेरा किसी भी मामले में आपको नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है, या अगर मैं कुछ भूल गया हूं तो कृपया इस गलती मानकर मुझे बताएं। मैं जानकारी को ठीक से अपडेट करने के लिए आवश्यक कदम उठाऊंगा। अंत में यह वशीकरण मेरा अपना है और कानूनी रूप से नहीं लिखा गया है। इसमें खामियां हो सकती है और इसलिए इसे किसी भी कानूनी मामले में अदालत में पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। प्लीज वॉच द वीडियो, गिव योर फीडबैक एंड सब्सक्राइब आई इफ यू लाइक माई कॉन्टैक्ट। चैप्टर 31 बहन नहीं बंदी है ये मेरी। कुछ फटने की आवाज़ सुन आयशा की सांसें थम गई, तो वही अरमान के होंठों पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई और आयशा, उसका पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेकाबू सांसें संभाले या अपने ब्लाउज को। और तभी अरमान के हाथ पीछे उसकी पीठ पर चलने लगा और इस दौरान उसने महसूस किया कि आयशा का ब्लाउज पीछे से फट चुका है। अरमान के जिस्म में तड़प पैदा हो गई उसकी मखमली त्वचा को छूकर। उसने जोर से आयशा को खुद के सीने से चिपका लिया और अपना चेहरा उसकी गर्दन में घुसाते हुए वो आयशा की पीठ पर अपना हाथ सहलाने लगा कि तभी उसका हाथ आयशा की इनरवियर की स्ट्रेप में उलझ गया। उसने जानबूझकर अपना हाथ उस पतली सी स्ट्रेप के भीतर डाल दिया और उसकी इस हरकत पर आयशा का तन बदन झंझना गया। आयशा ने तुरंत अरमान के कंधों पर अपना हाथ रखा और उससे दूर होने के लिए कसमसा उठी, मगर अरमान ने उसके जिस्म पर अपनी पकड़ और अधिक मजबूत कर दी और अब आयशा के लिए अरमान से दूर होना दूभर हो गया। छोड़िए प्लीज, उसने अपनी पतली सी कांप रही आवाज में कहा। और अरमान, वो पागल हुआ जा रहा था और ये भी जानता था कि अगर कुछ देर तक वो और आयशा के बदन से इस कदर लिपटा रहा तो बहुत बड़ी कयामत हो जाएगी। उसने एक बार मजबूती से आयशा की पीठ को मसला और फिर अचानक से उसे खुद से दूर कर दिया और आयशा, उसकी जान में जान आई। वो अब भी अरमान की गोद में ही थी और उसकी हिम्मत नहीं हो रही अरमान से नजरें मिलाने की, तो वही अरमान को फुर्सत नहीं मिल रही थी उससे नजरें हटाने की। वो कुछ पलों तक उसका हया से सराबोर चेहरा देखता रहा और फिर उसने अपनी उंगलियों से आयशा के बिखरे बालों को उसके कान के पीछे सरका दिया और उसके गालों को थाम बोला, माइन, ओनली माइन। उसके ये 3 शब्द ही मानो पूरी दास्तां बयां कर रहे थे। आयशा का दिल धड़क उठा और उसने अचानक से अरमान को देखा। उसका रोना ना जाने कब का बंद हो चुका था, पर अब भी गालों पर सूख चुके आंसुओं की लकीरें थी। अरमान फुर्सत से कुछ पलों तक उसे देखता रहा और फिर अचानक से अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। ये देख आयशा के प्राण सूख गए, उसकी आंखें फटी रह गई। क्या कर रहे हैं आप? उसने कांपते हुए सवाल किया, पर अरमान बिना कोई जवाब दिए उसकी आंखों में देखते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलता रहा। आयशा की जान हलक में अटक गई, क्योंकि जब से अरमान से उसका सामना हुआ था तब से उसे इतना साफ हो चुका था कि ये शख्स कभी भी कुछ भी कर सकता है। सोच से परे है अरमान मलिक। आयशा डर के मारे उससे जैसे ही दूर होने को हुई कि तभी अरमान ने उसकी बाजू थाम ली और ठंडी आवाज में बोला, चुपचाप बैठी रहो। आयशा कांप तो रही थी डर में, लेकिन वो इसके आगे जरा सी भी नहीं हिल पाई। इतने में अरमान ने अपनी पूरी शर्ट उतार दी और अब उसका नेकेड सीना आयशा के सामने था। आयशा का गला सूख गया उसे इस हाल में देख। जिम में पसीना बहाकर तैयार की गई उसकी बॉडी इस वक्त आयशा स्पष्ट देख सकती थी। हालांकि अरमान और आयशा का पहला एनकाउंटर भी तब हुआ था जब अरमान स्विमिंग की वजह से सिर्फ बॉक्सर्स में था, लेकिन तब आयशा को इतना गौर करने का वक्त नहीं मिला था। पर आज अरमान उसके इतने करीब इस हाल में बैठा था और अरमान, वो न जाने कब से आयशा की आंखों को अपने सीने पर जमे हुए देख रहा था। उसने अचानक से आयशा की कलाई थामी और सीधा उसका हाथ अपने नेकेड सीने पर रख दिया और इतने में ही आयशा के पूरे शरीर में करंट सा दौड़ गया कि तभी अरमान ने कहा, यू कैन टच मी एनीवेयर। उसके इन शब्दों को सुन आयशा ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और फौरन अपनी आंखें बंद कर ली। प्लीज, आप मुझे छोड़ दीजिए। तो अरमान उसके करीब आया और उसकी बंद आंखों को बेहद तल्लीनता से देख बोला, छोड़ दूं? और तुम्हें? ये तो नामुमकिन है। अरमान की गर्म सांसें आयशा अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी।
उसके दिल की रफ्तार बढ़ चुकी थी और वो यूं ही सहमी हुई बैठी रही कि तभी अरमान ने उस शर्ट को आयशा की पीठ से ले जाकर आगे सीने तक ढक दिया। अपने ऊपर किसी कपड़े को महसूस कर आयशा ने झट से अपनी आंखें खोली और देखा कि अरमान ने उस शर्ट को आयशा के ऊपर डाल दिया था। वो कन्फ्यूजन के साथ अरमान को देखने लगी और अरमान ने उसकी पतली सी गर्दन को आहिस्ता से अपने हाथ में भरते हुए कहा, ब्लाउज फट गया है ना तुम्हारा? तो जाहिर सी बात है, अब तुम्हारे जिस्म के कुछ ऐसे हिस्से सामने आ गए होंगे जिन्हें मैं अपने अलावा और किसी को नहीं देखने दूंगा। अरमान की इस बात को सुन आयशा ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली तो वही अरमान ने उसे अब जाकर अपनी गोद से हटाया और एक बार फिर अपना फोकस ड्राइविंग पर लगा दिया। तो वही आयशा ने उससे नजरें चुराते हुए कहा, आप कुछ नहीं पहनेंगे? तो इस पर अरमान ने सामने देखते हुए कहा, काश जिस तरह मैंने तुम्हें अपनी शर्ट पहना दी उसी तरह मैं भी तुम्हारी साड़ी पहन सकता, पर हमारे पास लिमिटेड कपड़े हैं, एक को ढकने के लिए दूसरे को कपड़े उतारने ही होंगे। अरमान ने आयशा को देखा, है ना? तो आयशा हमेशा की तरह उसके इस अटपटे से जवाब पर खामोश रह गई। पर तभी उसने खुद से ही धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, आप ही की वजह से फटे हैं मेरे कपड़े। मगर अरमान ने उसके शब्द सुन लिए, आगे देखती जाओ, क्या क्या फाड़ता हूँ। आयशा का सिर्फ चेहरा ही नहीं बल्कि पूरा जिस्म लाल पड़ गया उसकी बेशर्मी को देख। अंडस्को एक कोठे में इस समय खूब जोरों पर महफिल सजी थी। चमचमाती रोशनी, रंग बिरंगी लाइटें, खूबसूरत हसीनाएं, उस कोठे में वो सब था जो एक मर्द के दिल को राहत पहुंचाए। और आज तो इस कोठे को और अधिक खूबसूरती के साथ सजाया गया था, शायद किसी खास शख्स के लिए, या ये भी हो सकता है कि किसी खास हसीना के लिए। किसी दुल्हन की तरह सजे धजे कोठे के इर्द गिर्द कई आदमी जमीन पर सजी सेज पर बैठे थे, हाथों में मदिरा और आंखों किसी के आने का इंतजार लिए वो बेताब हुए जा रहे थे कि तभी वहां बीचों बीच एक मोटी ताजी लिपीपुती महिला आ खड़ी हुई जो उस कोठे की मालकिन फातिमा बेगम थी। और वो बड़ी ही लचक के साथ मुस्कुराते हुए बोली, आदाब। जानती हूँ काफी समय से आप सब राह तक रहे हैं और मैं आपके इस बेसब्र दिल का हाल समझ सकती हूँ, लेकिन वादा है मेरा, आज जो तोहफा आपके सामने पेश किया जाएगा उसे देख तो आप ताउम्र इंतजार करने के लिए राजी हो जाएंगे। फातिमा ने कहा, अब बातें ही बनाती रहोगी बेगम या अपना अनमोल तोहफा भी पेश करोगी? एक आदमी ने कहा। ये सुन फातिमा मुस्कुराए और बोली, तोहफा हाजिर है जनाब, जरा नजरों को घुमाइए। और इसी के साथ कुछ दूरी पर कोठे के बीच अचानक से एक अंधेरे में रोशनी जगी और इसी के साथ सबकी नजरों में आया वो खूबसूरत मंजर जिसे देख हर आदमी की सांसें अटक गई। वहां खूबसूरत सी लहंगा चोली पहने एक लड़की बैठी थी जिसने अपने चेहरे को घूंघट से जरूर ढक रखा था, मगर तब भी हर कोई अपनी सांस थामे रह गया उसे देख। ये घूंघट हटवाओ फातिमा, जरा हम भी तो इस चांद का दीदार करें, एक आदमी अपनी आवाज में हवस लिए बोला। और तभी फातिमा ने कहा, नहीं, ये घूंघट नहीं हटेगा। अरे ऐसे कैसे नहीं हटेगा? तो इस पर फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो खासियत है इसकी, घूंघट में ही ये चिंगारी आप सभी के दिल में वो आग लगाएगी जो बुझाए ना बुझेगी। कहकर फातिमा ने एक ताली बजाई जिसके साथ ही कोठे पर बहुत ही डिम लाइट जल पड़ी और अब पूरी स्पॉटलाइट उस लड़की के ऊपर थी। तो क्या तैयार है आप सब इस दिल थाम देने वाले नज़ारे के लिए? फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसके साथ ही पीछे एक गाना शुरू हुआ। तो वही घूंघट के पीछे उस लड़की का चेहरा नजरें झुकाए मौजूद था। ये ऐसा चेहरा था जिसे देखने वाले की सांस अटक जाए। खूबसूरत शब्द कम होगा इस सूरत के लिए, लेकिन ना जाने क्यों उसकी ये सुंदरता फीकी पड़ रही थी, जिसकी वजह एकमात्र उस लड़की की आंखों में मौजूद वो आंसू थे जो घूंघट की वजह से कोई ना देख पाया। उसके लाली से सजे मनोहर होंठों पर कोई मुस्कान नहीं थी, कुछ था तो सिर्फ और सिर्फ दर्द। कि तभी पीछे से गाने की धुन पूरे कोठे पर गूंज उठी। इंतजार 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 मुझे मेरे यार का, इंतजार 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 मुझे मेरे यार का। गाने की धुन पर उस लड़की ने थिरकना शुरू कर दिया और उसकी हर एक लचक पर हर आदमी की सांसें थमी रह गई। मेरे सर पे दुपट्टा मेरे प्यार का, मेरे सर पे दुपट्टा मेरे प्यार का, केसरिया आ बालमा मोरे पधारो महारे देश। इंतजार 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 इंतजार। उस लड़की के लहंगे और चोली से झांक रही गोरी कमर को देख हर किसी की लार टपक गई। तो वही वो लड़की आंखों में आंसू और चेहरे पर दर्द लिए नाचती जा रही थी। कहता है मेरा दिल 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 बैरिया, आके मिल मिल मिल, रास्ता निहारूं मैं तुझको पुकारूं मई, रास्ता निहारूं मैं तुझको पुकारूं मई।
कि तभी वो लड़की थिरकते हुए उन इंसानी भेड़ियों के बीच में आके दीवानी सी थिरकने लगी। लगी ऐसी लगन बनी मई तो जोगन, लगी ऐसी लगन बनी मई तो जोगन, बिन तेर मई जी ना सकूं। एतबार 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 एतबार, मुझे मेरे यार का हाय, मेरे सर पे दुपट्टा मेरे प्यार का, मेरे सर पे दुपट्टा मेरे प्यार का। और उसी पल इस नज़ारे में चार चांद लग गए जब वहां कुछ और बैक डांसर्स अपने हाथ में जलती हुई मोमबत्ती लेकर आई और उस लड़की के इर्द गिर्द नाचते हर गुनगुनाने लगी। तेरे नाम की चुनरिया बानी मई बनवरिया, तेरे नाम की चुनरिया बानी मई बनवरिया, तुझे रंग दो केसरिया आ जा सवरिया। कि तभी ना जाने कहां से कोठे पर एक नौजवान लड़का आया। अच्छी खासी कद काठी और रंग रूप का वो लड़का थिरकते हुए आगे आया। वो आंखों में कई तरह के जज्बात लिए उस लड़की को देखने लगा, मानो घूंघट में होते हुए भी वो उसके हर नैन नक्श को देख पा रहा हो। जज्बात उस लड़के की आंखों में भी थे, लेकिन ये बाकियों की तरह हवस के नहीं थे। उस लड़के के हाथ में एक शराब की बोतल थी जिसे लेकर वो उस लड़की के इर्द गिर्द घूमते हुए गुनगुनाने लगा। बोल मेरे बेलिया, जादू ये क्या कर दिया। आंखें बहकती हैं, सांसें महकती हैं, आंखें बहकती हैं, से महकती हैं। वो लड़का बेहद ही नज़ाकत से उस लड़की के सामने खड़े होकर अपने एहसास बयां करने लगा। पल पल हलचल दिल जाए या ना मचल, पल पल हलचल दिल जाए या ना मचल, किसे बाहों का ये हर दून। मुझ पे है खुमार है खुमार है खुमार है खुमार, मेरे यार दून हाय। और तभी फातिमा ने शराब की बोतल अपने होंठों से लगाए और उसके कुछ घूंट पीते ही उस बोतल को सीधे उस लड़की के पैरों में फेंक दिया, जिससे कांच के टुकड़े जगह जगह बिखर गए और बिखरते हुए कुछ टुकड़े उस लड़की के पैरों के नीचे आ गिरे। अब ये मंजर लाल हो चुका था, उस लड़की के खून से लाल, जो आवारी सी बिना किसी होश में गोल गोल घूमे जा रही थी, मानो उसे अपने पैरों में कांच की चुभन महसूस ही ना हो रही हो। उसे देख फातिमा के होंठों के कोने मुड़ गए तो वही वो लड़की बदहवास सी नाचे जा रही थी। केसरिया बालम पधारो महारे देश, हाय मेरे सर पे दुपट्टा मेरे प्यार का, मेरे सर पे दुपट्टा मेरे प्यार का। और तभी कांच की इतनी तेज चुभन उस लड़की को अपने पैरों में महसूस हुई कि अब उसके कदम बुरी तरह से लड़खड़ा उठे और वो बदहवास सी जमीन पर जा गिरी। ठीक उसी समय जब उसी वक्त वहां किसी शख्स का आना हुआ और वो लड़की सीधा उस शख्स के कदमों में जा गिरी। गाना खत्म हो चुका था और तमाशा भी। अब वहां केवल सन्नाटा पसरा था, कानों को चीर देने वाला सन्नाटा। और फातिमा, उसके होंठों की मुस्कान गायब हो गई अपने सामने खड़े शख्स को देख, और दहशत के मारे वो बस एक नाम कह पाई, अभय ठाकुर। इस नाम को सुनना भर था कि वो पैरों में गिरी लड़की का दिल धक रह गया और उसकी पूरी दुनिया हिल गई केवल अभय का नाम सुनते ही। कंटिन्यूड। कौन थी ये लड़की, और अभय का नाम सुनते ही उसके होश क्यों उड़ गए? जानने के लिए पढ़ते रहिए ओन्ड बाय अ गैंगस्टर। 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ और मेरी इस नॉवल पर इतने कम वक्त में 100 के व्यूज हो गए, सिर्फ आप सबकी वजह से। थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए दिल। जब 32 बहन नहीं बंदी है वो मेरी। वो लड़की जो इस वक्त अभय के पैरों में गिरी थी, उसकी आंखों में अब दर्द के साथ खौफ भी आ चुका था सिर्फ अभय का नाम भर सुनने से। तो वही अभय जिसके चेहरे पर इस समय सख्त भाव थे, उसने एक नज़र भी झुकाकर उस लड़की को ना देखा। उसकी नजरें केवल सामने खड़ी फातिमा पर थी, जिसने अपना थूक निगल लिया अभय को देख। कि तभी पीछे से अभय का आदमी कबीर बोला, फातिमा बात करनी है तुझसे। ये सुन फातिमा जबरन मुस्कुराए, जी। और फिर उसने उस लड़के की तरफ देखा जो कुछ समय पहले उस लड़की के साथ नाच रहा था। रघु। फातिमा का इशारा समझ रघु तुरंत उस लड़की के पास आया और उसने उसे कंधे से संभालकर खड़ा कर दिया। तो वही उस लड़की का चेहरा पसीने से लथपथ हो चुका था। वो खुद यहाँ से अभी के अभी भाग जाना चाहती थी, क्योंकि इस समय उसके दिल की धड़कनें इस कदर तेज हो चुकी थी कि वो मरी जा रही थी। अभय ने एक नज़र तक उस लड़की को ना देखा और उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए ठीक उस लड़की के करीब से होकर आगे गुजार गया। और जब अभय को अपने इतने करीब से उस लड़की ने गुजरता पाया तो उसका रोम रोम सिहर उठा। अभय आगे आकर अब फातिमा के सामने खड़ा था, तो वही रघु ने उस लड़की को अच्छे से संभाला और अगले ही पल उसे वहां से ले गया। अंडस्को सुहाना इस समय अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में मग्न थी जब भागते हुए उसका एक फ्रेंड आया और उसने हौंफते हुए कहा, तूने वीडियो देखा? उसे हौंफते देख सुहाना हैरान हुई। एक मिनट, तू भाग क्यों रहा है? वो सब छोड़ सुहाना, तू ये बता तूने कोई वीडियो देखा? कौन सा वीडियो? ये सुन सुहाना के उस दोस्त ने तुरंत वो वीडियो उसे दिखाया जिसमें अरमान और आयशा का कॉलेज वाला दृश्य था।
जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे सुहाना की आंखें फटी जा रही थी। उसके पैरों तले मानो जमीन खिसक गई और उसने दंग चेहरे के साथ अपने सिर पर हाथ रख लिया। व्हाट द हेक। सुहाना को यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसने जो देखा वो सच था। अंडरस्को अरमान की कार सीधा मेंशन के आगे आ रुकी। जहां अरमान का चेहरा एकदम रिलैक्स और हमेशा की तरह एक्सप्रेशनलेस था तो वही आयशा के अंदर डर पैदा होने लगा। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो कैसे शरद का सामना करेगी और क्या जवाब देगी उन्हें। अरमान ने अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए कहा, तुम्हें किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, इन सब के लिए मैं हूं। कहकर अरमान आयशा के बेहद करीब आया और उसने खुद उसकी सीट बेल्ट को खोला। आयशा तो वैसे भी पागल हो जाती थी उसकी करीबी पर। खैर, कुछ ही समय में वो दोनों अंदर पहुंचे। जहां अरमान शर्टलेस था तो वही आयशा ने खुद के ऊपर उसकी शर्ट डाल रखी थी और उसे इस समय काफी शर्मिंदी महसूस हो रही थी। कुछ ही पलों में वो दोनों अंदर पहुंचे तो अंदर पहुंचते ही उन्हें हॉल में शरद खड़े दिखाई दिए, जिन्हें पहली दफा आयशा ने इतना गंभीर देखा था। आसपास कई स्टाफ भी खड़ा था और जूलिया भी आंख फाड़े अरमान और आयशा को देखे जा रही थी। अरमान का दिमाग गर्म हो गया जब उसने सबको आयशा को घूरते हुए पाया। आंखें प्यारी नहीं है क्या तुम सबको? अरमान चिल्लाया और उसकी आवाज में वार्निंग महसूस कर हर किसी ने अपनी नजरें आयशा से हटा की। शरद अब भी खामोश खड़े थे। अरमान ने एक नज़र उनकी आंखों में देखा और फिर उसने यूं ही शरद को देखते हुए आयशा से कहा, तुम अपने रूम में जाओ, कपड़े चेंज करो जाके। ये आयशा ने अपनी नजरें तक नहीं उठाई थी और अरमान के इन शब्द को सुनते ही वो बिना एक पल गवाए वहां से चली गई, क्योंकि इस वक्त जिस हालत में वो खड़ी थी ऐसे में उससे खुद यहाँ नहीं रुका जा रहा था। आयशा के जाते ही अरमान और शरद अब वहां अकेले रह गए थे। एक अजीब सी ठंडी लहर उठ गई वहां। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे और दोनों में से ही कोई भी अपनी नजरें झुकाने को तैयार नहीं था कि तभी शरद धीरे धीरे कदमों के साथ अरमान के सामने आ खड़े हुए और उन्होंने सख्त आवाज में कहा, क्यों किया दुनिया के सामने ये तमाशा, ताकि दुनिया के दिमाग से ये वहम निकल जाए कि वो मेरी बहन नहीं बंदी है। अरमान ने छूटते ही जवाब दिया तो वही उसको बेखौफ देख शरद का खून खौल उठा। तुम्हें कोई अंदाजा भी है तुमने क्या किया है अरमान? क्या फर्क पड़ता है, जो मुझे करना था वो तो मैं कर चुका। कहते हुए अरमान शरद के एकदम करीब आ खड़ा हुआ। और आप नहीं रोक पाए मुझे। दोनों बाप बेटे अपनी आंखों में आग लिए एक दूसरे को घूरे जा रहे थे कि तभी अरमान ने कहा, अब आप भी इस सच को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतना बेहतर होगा, वरना आपसे बेहतर कौन जानता है मुझे। जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए उसे मैं अपना बनाकर ही रहता हूँ। शरद दंग रह गए आयशा के लिए अरमान का पागलपन देख। ये मेरी जिंदगी है डैड, और यहाँ शय भी मेरी होगी और मात भी मेरी। और ये कहते ही अरमान ने मुस्कुराते हुए शरद के कंधे पर रखा और वहां से सीधे अपने रूम में चला गया। और शरद, वो अपनी आंखों में क्रोध की लावा लिए ठगे से खड़े रह गए। शाम का वक्त। शरद इस समय अपने कमरे में ही मौजूद थे जब उन्होंने अपने मैनेजर को बुलाकर पूछा, अरमान जा चुका है? ये सर, कुछ देर पहले ही गए हैं। हम कहकर शरद कुछ सोचने लगे। अंडरस्को। और इधर आयशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो शरद से क्या कहेगी और उनका कैसे सामना करेगी। वो परेशानी से अपने कमरे में चक्कर लगाए जा रही थी जब किसी ने गेट नॉक किया। आयशा ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने जूलिया खड़ी थी। जूली, आपको नीचे गार्डन में बुलाया है, जूलिया ने पहली दफ़ा बेरुखी से कहा और बिना आयशा से बात किए वहां से चली गई। उसका ये बर्ताव आयशा को खल गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। खैर, थोड़ी देर में वो नीचे गार्डन में आई जहां उसे कोई दिखाई ना दिया, लेकिन कुछ ही कदम आगे बढ़ाने पर अब जाकर उसे एक शख्स दिखा जिसकी केवल वो पीठ देख पा रही थी। आयशा सोच में पड़ गई। वो धीरे से उस शख्स के पीछे खड़ी हुई और बोली, कौन है आप? उसके इस सवाल को सुन वो शख्स जैसे ही मुड़ा तो उसकी शक्ल देख आयशा की आंखें हैरानी के मारे फैल गई। पारस, आयशा ने कहा। वो लड़का पारस था जो मुस्कुराते हुए आयशा को देखने लगा और अगले ही पल सीधा उसके गले आ लगा। आयशा खुश बेशक हुई थी पारस को वहां देख, लेकिन जैसे ही वो उसके गले लगा अचानक से आयशा को अरमान का ख्याल सता गया। जबकि अरमान यहाँ नहीं था तब भी आयशा को डर का एहसास होने लगा और वो अगले ही पल पारस से अलग होकर दूर खड़ी हो गई। अंडरस्को। अरमान की कार एक बड़े से गैराज के सामने आ रुकी। उसने अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाया और वो गाड़ी से उतरा और सीधे अंदर जाने लगा। उसने इस समय काले रंग की शर्ट के साथ जीन्स पहनी थी।
वो गैराज के अंदर जाने लगा, तभी रास्ते में शौर्य आया और खुद भी अरमान के साथ चलते हुए बोला, जैसा तूने कहा था वैसा हमने किया है अरमान। उसे अभी तक जिंदा रखा है। अरमान ने इसका कोई जवाब ना दिया और सीधे अंदर चला आया। अंदर का हाल और अधिक डरावना था। एक बड़े से पानी से खौलते टब के ठीक ऊपर एक लड़के को लटका रखा था। वो लड़का उल्टा लटका था। उसके हाथ बंधे थे और चेहरा बेहाल हो चुका था। उसे देख अरमान ने अपनी आंखों से चश्मा उतारा और वही बेफिक्री से एक कुर्सी पर जा बैठा। उसने आंखों से ही अपने एक आदमी को कुछ इशारा किया, जिसे समझकर वो आदमी हरकत में आया और उसने ठंडे पानी से भरी बाल्टी को उस लड़के के मुंह पर उड़ेल दिया, जिससे उस लड़की की आंखें खुल गई और वो बुरी तरह फड़फड़ा उठा। अरमान एकटक उसे देख जा रहा था कि तभी उसने कहा, रोनित जा। उम्मीद है ज्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी यहाँ पर। हाँ, उस गर्म पानी से खौलते हुए टब के ऊपर उल्टा लटका शख्स रोनित था, जिसे अरमान ने उसी दिन उठवा लिया था जब उसकी वार्निंग के बावजूद वो आयशा के करीब गया और यहाँ तक कि उसने अरमान को हल्के में लेने की भूल कर डाली। हालांकि अरमान ने अब तक उसे कोई चोट नहीं पहुंचाई थी, लेकिन ये सब किसी यातना से भी कम नहीं था। रोनित अपनी जान की भीख मांगने लगा, मुझे क्यों पकड़ रखा है? आखिर गलती क्या है मेरी? किस चीज की सजा दे रहे हो तुम सब मुझे? रोनित बुरी तरह से रो पड़ा। उसकी हालत पर शौर्य को तरस जरूर आया, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। और तभी अरमान ने एक गहरी सांस ली और शौर्य से कहा, नीचे उतार इसे। उसकी इस बात पर शौर्य को राहत मिली और उसने तुरंत अपने आदमियों से कहकर रोनित को नीचे उतरवा दिया। इतने वक्त से हवा में लटके रहने के बाद अब जब रोनित को जमीन नसीब हुई तो उसे लगा मानो वो यमराज की कुंड से बाहर आया हो। रोनित की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। और इधर अरमान उस कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और जाकर एड़ी के बल रोनित के पास बैठ गया। अरमान को वहां देख रोनित डर और गुस्से में भर गया, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? किस बात की सजा दे रहे थे तुम मुझे? सजा? अरमान ने अचानक से कहा, तुझे पता नहीं है अभी कि मेरी सजा कैसी होती है? खुशनसीब है तू जो अभी तक यहाँ जिंदा है, वरना। अरमान ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। क्यों किया तुमने मेरे साथ ये सब? रोनित ने सवाल किया। और ये सुन अरमान कुछ पल के लिए खामोशी से उसे देखता रहा और फिर अचानक से हंस पड़ा। मगर उसकी ये हंसी भी खतरनाक थी कि तभी अरमान ने एक झटके में ही रोनित के गालों पर एक जोरदार तमाचा रसीद दिया। उसका केवल थप्पड़ भर खाने से रोनित के गाल झंझना गए। तो वही अरमान ने उसकी कॉलर पकड़ी और दांत पीसते हुए कहा, मना किया था ना मैंने तुझे? आयशा के करीब नहीं जाना है। लेकिन शायद दिमाग में घुसी नहीं वो बात। पर मैं बस एक बार समझाता हूँ, दूसरी बार या तो मेरे हाथ समझाते हैं या लात। रोनित खौफ से भर उठा। शुक्र मना जो तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ, वरना एक बार जो अरमान मलिक की काल कोठरी में आ जाता है उसकी सिर्फ लाश यहाँ से बाहर जाती है। अरमान के कहे एक एक शब्द इतने डरावने थे कि रोनित का पसीना छूट गया। तो वही अरमान खड़ा हुआ और उसने कहा, उम्मीद है अब सब कुछ अच्छी तरह से तेरे भेजे में घुस गया होगा, और अगर नहीं घुसा तो याद रख। कहकर अरमान ने उस उबाल मार रहे पानी के टब को देखा, अगली बार तू इस पानी के बाहर नहीं बल्कि अंदर होगा। और ये कहते ही अरमान ने दोबारा अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाया और वहां से जाने के लिए मुड़ गया। लेकिन जाने से पहले उसने शौर्य से कहा, घर पहुंचा दे इसे। और इसी के साथ अरमान वहां से चला गया। अंडस्को। और इधर आयशा अपने सामने खड़े पारस को देख हैरान भी थी और खुश भी। तभी उसने सवाल किया, पारस तुम यहाँ क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता। तुम भूल गई हो मुझे? मैं नहीं। पारस ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं पारस, नहीं, क्या? सच ही तो कह रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है पारस। लेकिन तुम यहाँ आए कैसे? आयशा ने सवाल किया कि तभी उसे पीछे से एक आवाज आई। इसे मैंने यहाँ बुलाया है। ये शरद की आवाज थी, जिसे सुन आयशा तुरंत मुड़ी। और वहाँ कुछ दूरी पर शरद खड़े थे, अपने होंठों पर मुस्कान लिए। कंटिन्यूड। आखिर क्या करने वाले हैं अब शरद? क्या मकसद है उनका जो उन्होंने अचानक से पारस को बुलवा लिया? और क्या उन्हें जरा सी भी खबर है इस बात की कि उनका बेटा अरमान मलिक असल में कितना खूंखार है? जानने के लिए पढ़ते रहे माफिया बाय ए गैंगस्टर। 33 पागलपन, जुनून और दीवानगी से भरा रूप। शरद को वहां देख आयशा को हैरानी हुई और उसे समझ नहीं आया कि भला शरद ने पारस को यहाँ क्यों बुलाया। तभी शरद आयशा और पारस के पास आकर खड़े हुए और एक नज़र पारस पर डालकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना आने में? जी नहीं सर, आपने सारे अरेंजमेंट करवा दिए थे तो भला कैसे दिक्कत होती?
पारस ने सहजता से जवाब दिया। और इधर आयशा कन्फ्यूजन से शरद और पारस को देखने लगी कि तभी शरद ने कहा, कैसा लग रहा है इतने समय बाद अपने दोस्त से मिलकर आयशा? तो इस पर आयशा ने हिचकिचाते हुए कहा, अच्छा लग रहा है। जानता हूं कि इस वक्त तुम काफी कंफ्यूज होगी पारस को यहाँ देखकर, लेकिन ट्रस्ट मी, उसे यहाँ बुलाने के पीछे बहुत बड़ी वजह है। कहकर शरद ने पारस को देखा और फिर आयशा से कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो मेरे साथ। आयशा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। कहाँ उसने सोचा था कि शरद उससे अरमान को लेकर सवाल करेंगे, लेकिन यहाँ तो किस्सा ही पलट चुका था। आयशा ने एक नज़र पारस को देखा और फिर शरद के साथ उनके स्टडी रूम में आ गई। अंडस्को शरद इस समय एक बुकशेल्फ के पास खड़े थे, तो वही आयशा उनके पीछे कुछ कदमों की दूरी पर अपनी उंगलियों को आपस में उलझाए खड़ी थी। कुछ समय बाद शरद मुड़े। उनके हाथ में कुछ पेपर्स थे जिन्हें लेकर वो आयशा के पास आए और उसके हाथ में वो पेपर्स पकड़ाते हुए उन्होंने कहा, मेरे कुछ भी कहने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि तुम इसे पढ़ो। कहकर उन्होंने वो पेपर आयशा के हाथ में थमा दिया। आयशा सवालिया नजरों के साथ शरद को देखने लगी और फिर उसने उस पेपर को खोलकर देखा जिसमें लिखी हैंडराइटिंग देखते ही उसका शरीर ढीला पड़ गया। उस कागज में लिखी लिखावट उसकी मां सारिका की थी। आयशा की आंखें नम हो गई और उसने हैरानी से शरद को देखा। तभी शरद ने कहा, पढ़ो इसे आयशा। कहकर वो अपनी स्टडी टेबल पर जाकर बैठ गए। मेरी प्यारी बेटी आयशा, पता नहीं ये चिट्ठी तुझे मैं कभी खुद अपने हाथ से दे भी पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मुझमें हिम्मत नहीं है अपना सच तुझे बताने की। लेकिन ये चिट्ठी मैं सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ ताकि किसी दिन अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो मेरे मन की बात तुझ तक जरूर पहुँच जाए। और यहाँ आयशा ने वो नोट पढ़ना शुरू किया। अब मैं तुझसे जो कहने जा रही हूँ वो पढ़कर तुझे जरूर बुरा लगेगा, लेकिन बेटा मुझमें हिम्मत नहीं है ये सच तुझे खुद बताकर तुझे अपनी आंखों के सामने टूटता हुआ देखने की। ... मुझे ट्यूमर है आयशा, नहीं जानती हूँ कि कितना वक्त बचा है मेरे पास, इसलिए ये चिट्ठी लिख रही हूँ। मैं जानती हूँ आयशा, जब मैंने शरद जी से शादी करने का फैसला लिया तो तुझे उससे बहुत आहत महसूस हुई थी, लेकिन बेटा ये सब मैं तेरे लिए कर रही थी ताकि कल को मुझे कुछ हो जाए तो तू अकेली ना पड़े। शरद जी बहुत अच्छे इंसान हैं, देवता समान है वो मेरे लिए, और उन्होंने जो कुछ मेरे ऊपर एहसान किए उन्हें मैं कभी नहीं उतार पाऊंगी, लेकिन कल को मुझे कुछ हो जाए तो कभी उनका अनादर मत करना बेटा। और अब मैं तुझसे अपनी एक और ख्वाहिश बांटने जा रही हूँ। पारस, तेरा दोस्त, जिसने हमेशा तेरे अच्छे बुरे में तेरा साथ दिया, बहुत अच्छा लड़का है वो आयशा, और सच कहूँ तो मुझे बहुत पसंद भी है, और पारस भी तुझे बहुत पसंद करता है। इस मतलबी दुनिया में वो ऐसा लड़का है जिस पर मैं आंख मीच कर भरोसा कर सकती हूँ। इसलिए मैं हमेशा यही चाहूंगी कि तू जब भी किसी रिश्ते में बंधे वो रिश्ता तेरा पारस के साथ हो। और आखिर में बस यही कहूंगी कि तेरी मम्मा तुझसे बहुत प्यार करती है आयशा, और मरने के बाद भी मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। और इसी के साथ आयशा की आंखों से निकला आंसू सीधा उस चिट्ठी पर जा गिरा। एक अजीब सी खामोशी फैल गई। आयशा के शरीर में मानो जान नहीं बची थी, वो पूरी तरह से नम हो चुकी थी। केवल उसके आंसू हरकत कर रहे थे जो लगातार उसके गालों पर बह रहे थे। और शरद, वो एकटक आयशा का सुन्न पड़ चुका शरीर देखते रहे। कुछ वक्त बाद वो खड़े हुए और आयशा के पास आकर एक गहरी सांस लेकर बोले, मैं ये चिट्ठी तुम्हें अभी नहीं देना चाहता था आयशा, क्योंकि जानता था कि ये सब पढ़कर तुम्हें जरूर तकलीफ होगी। आयशा की नजरें जमीन में गिरी थी, लेकिन कल पूरी दुनिया के सामने अरमान ने जो तमाशा किया उसके बाद मैं मजबूर हो गया ये चिट्ठी तुम्हें दिखाने के लिए। मैं नहीं जानता आयशा तुम अरमान के बारे में क्या महसूस करती हो, लेकिन मुझे भरोसा है तुम पर कि तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ नहीं है जैसा अरमान तुमसे चाहता है। और यही सही होगा आयशा, क्योंकि सारिका ने हमेशा तुम्हें और पारस को एक रिश्ते में बंधने का सपना देखा था, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि उसकी ये आखिरी ख्वाहिश अधूरी रह जाए। शरद ने कहा, जिसे सुनते ही आयशा बदहवास सी घुटनों के बल जमीन पर जा गिरी। और उसकी इस हालत को देख शरद तुरंत उसे संभालने के लिए नीचे एड़ी के बल बैठे और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, मैं जानता हूँ तुम अपनी माँ की इस आखिरी ख्वाहिश को जरूर पूरा करोगी। कहकर शरद की आवाज भारी हो गई, करोगी ना? तो वही आयशा, उसकी तो दुनिया ही पलट चुकी थी। इस बात को बयां भी नहीं किया जा सकता कि वो कैसा महसूस कर रही थी। तूफान आ गया था उसके ज़हन में। आयशा का पूरा चेहरा फीका पड़ चुका था और तभी उसने अपने आंसू पोंछते हुए बिना शरद की आंखों में देख कहा, मुझे अकेला छोड़ दीजिए।
लेकिन आयशा, प्लीज। ये सुन शरद ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, ठीक है, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले बस ये सोच लेना कि तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छा क्या थी, और गलती से भी फिलहाल इस बारे में अरमान को भनक तक नहीं लगनी चाहिए। कहकर शरद उससे दूर हुए तो वही आयशा कुछ ही पलों में वहां से भागते हुए अपने कमरे में चली गई। शरद को आयशा की इस हालत पर बुरा जरूर लग रहा था, लेकिन वो जानते थे कि ये सब करना अब कितना जरूरी हो चुका है। अंडस्को बाहर गार्डन में पारस इधर से उधर चक्कर काट रहा था जब शरद का आना हुआ। उन्हें देख पारस रुक गया। इतने में शरद वहां रखे सोफे पर बैठते हुए बोले, बैठो पारस। ये सुन पारस भी वहीं बैठ गया और कुछ ही समय में शरद ने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हें पता है ना पारस की आखिर करना क्या है? इस पर पारस ने सीरियस टोन में कहा, लेकिन सर। आयशा, उसकी फिक्र तुम मत करो, वो कभी इनकार नहीं करेगी और आज मैंने जो सच्चाई उसे बताई है ये सब जानने के बाद तो बिल्कुल नहीं। शरद ने भारी आवाज में कहा। और अरमान सर, उनका क्या? पारस के इस सवाल पर शरद सोच में पड़ गए। अरमान को संभालना मेरे लिए नामुमकिन होगा, लेकिन मुझे इस नामुमकिन को मुमकिन में तब्दील करना ही होगा। उसे गलती से भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम यहाँ किस मकसद से आए हो। समझ आई बात? शरद ने कहा तो पारस ने अपना सिर हिला दिया। अब मैं चलता हूँ, तुम्हारे ठहरने का इंतजाम करवा दिया है मैंने, मेरा मैनेजर सब बता देगा तुम्हें। कहकर शरद वहां से उठकर जाने लगे कि तभी पीछे से पारस ने कहा, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आप खुद अपने बेटे के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? इस पर शरद के कदम जहां कर तहां रुक गए और उन्होंने बिना मुड़े ही कहा, क्योंकि मैं जानता हूं अपने बेटे को कि वो इंसान के रूप में क्या है। कहकर शरद मुड़े और पारस की आंखों में आंखें डाल बोले, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अरमान के लिए एक अच्छी लड़की नहीं चाहता, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि वो लड़की आयशा हो, क्योंकि आयशा हद से ज्यादा मासूम है। अरमान जैसा शख्स उसके लिए सही हो ही नहीं सकता, और मैंने सारिका से वादा किया था कि उसके पीछे हमेशा मैं आयशा का ख्याल रखूंगा, तो भला जानबूझकर कैसे उसे मौत के कुएं में धकेल दूं। शरद के कहे इन शब्दों को सुन पारस खामोश रह गया और उसे इस बात का भी एहसास हुआ कि अरमान कितना खतरनाक होगा, क्योंकि अगर एक बाप खुद अपने बेटे से डर रहा है तो ये स्पष्ट है कि वो बेटा कितना खौफनाक हो सकता है। अरमान बुरा था, बहुत बुरा। शायद उसमें एक भी अच्छाई ना हो, पर वो जैसा आयशा के लिए था उसकी जगह ना कोई पारस ले सकता है और न ही कोई रोनित। पर ये बात शायद शरद कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी उसका वो रूप देखा ही नहीं था जो रूप उसका आयशा के लिए होता था। पागलपन, जुनून और दीवानगी से भरा रूप। रात का वक्त, अरमान की कार मेंशन के आगे आ खड़ी हुई। काफी गहरी रात हो चुकी थी, इसलिए इस समय पूरा स्टाफ अपने क्वार्टर में जा चुकी था। अरमान अंदर आकर सीधे अपने रूम की तरफ जाने को मुड़ा, लेकिन तभी अचानक से उसके कदम रुक गए और तभी उसके होंठों पर एक शातिर मुस्कान तैर गई। कुछ ही समय में अरमान इस समय आयशा के रूम के बाहर खड़ा था। उसने दरवाज़ा खोला तो पूरे रूम में अंधेरा छाया था। वो अंदर आया और अब जाकर उसकी आंखों को राहत पहुंची। बिस्तर पर सुकून से लेटी आयशा को देख वो उसके करीब अपने कदम बढ़ाने लगा, और कुछ ही पलों में बेहद ही डिम लाइट में दिख रहा आयशा का दमकता हुआ चेहरा अरमान की नज़रों के सामने आ गया। वो बिना एक पलक झपकाया आयशा को देखता रहा और फिर धीरे से उसके करीब जा बैठा। उसने आयशा के सिर पर अपना हाथ रखा और फुर्सत से उसकी सूरत निहारने लगा। अरमान के चेहरे पर अजीब से भाव थे। कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता था कि आखिर वो सोच क्या रहा है। तो वही आयशा इस पल सुकून से आंख बंद किए नींद की दुनिया में सवार थी कि तभी अरमान उठ खड़ा हुआ और कुछ ही पलों में वहां से चला गया। और इधर जैसे ही दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आयशा के कानों में पड़ी, ये सुनते ही अचानक से उसने अपनी आंखें खोल लीं। यानी वो इतनी देर से अरमान के सामने सोने का सिर्फ नाटक कर रही थी, जानबूझकर। आयशा ने एक गहरी सांस ली और तुरंत बिस्तर से उठ बैठी, लेकिन वो जैसे ही उठी उसी पल अचानक से अपने आप उसके कमरे की सारी लाइट जल गई, जिन्हें देख आयशा कुछ भी समझ पाती कि तभी उसकी नज़र सामने दीवार से टिककर खड़े अरमान पर गई, जिसे देख आयशा का दिल धक रह गया। और अब आयशा की शक्ल ऐसी हो गई थी मानो वो कोई चोरी करते हुए पकड़ी गई। तो वही अरमान एकटक उसे देखे जा रहा था, जिसकी नज़रों की तपिश आयशा से बर्दाश्त ना हुई और उसने तुरंत शर्मिंदगी से अपनी नज़रें झुका ली। और तभी अरमान ने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और उसे लाइटर से जलाकर अपने होंठों में फंसाते हुए आयशा के करीब अपने कदम बढ़ाने लगा। तो वही आयशा को अपनी झुकी नज़रों से ही एहसास हो गया उसके करीब आने का, और जैसे जैसे अरमान कर कदम उसके करीब बढ़ रहे थे वैसे वैसे आयशा का चेहरा पसीने से भीगता जा रहा था।
कंटिन्यूड। सारिका की लिखी वो चिट्ठी क्या मोड़ लाएगी आयशा की जिंदगी में, और क्या अब आयशा अरमान से दूरियां बना लेगी? जानने के लिए पढ़ते रहे माफिया बाय ए गैंगस्टर। कल मॉर्निंग में चैप्टर चाहिए हो तो मुझे इस पार्ट लाइक कमेंट चाहिए। बिना लालच के आप सब लाइक तक नहीं करते हो। सेल्फिश पीपल्स फेस विद पीकिंग ICH34, ओपन योर फ्रीकिंग माउथ। एक साधारण से दिख रहे कमरे में इस समय काफी कम उजाला था। नाम मात्र की रोशनी थी उस कमरे में। बहुत ही सीमित सामान था। ये बिल्कुल भी लग्जरियस रूम नहीं था। तो वही उस कमरे के बीचों बीच पड़े एक छोटे से बेड पर एक लड़की लेटी थी जिसकी आंखें बंद थी। ऐसा लग रहा था कि वो लड़की सो रही है, मगर उसकी ये नींद बिल्कुल भी सुकून भरी नहीं थी, क्योंकि उसके चेहरे की लकीरें एक अजीब सी दास्तां बयां कर रही थी, मानो वो कोई भयानक ख्वाब देख रही हो। धीरे धीरे उस लड़की के चेहरे की दहशत बढ़ती ही जा रही थी और सांसें बेहद तेज होती जा रही थी। और तभी अब तो उसे मानो सांसें तक लेने में तकलीफ होने लगी हो। एक पल ना लगा और उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उस लड़की का चेहरा लाल हो चुका था और दिखने में ऐसा लगा मानो उसका अभी दम घुट जाएगा कि तभी अचानक से उसने अपनी आंखें खोली और लगभग चीखते हुए बिस्तर से उठ बैठी। उसके गोरे बदन पर पसीने की बूंदें इस कदर चमक रही थी मानो वो कोई मोती हो। उसके दिलकश चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ खौफ और दहशत थी। सांसें अब भी अथाह तेज थी और उसकी आंखों में नमी आ गई। कुछ समय बाद जब उसने महसूस किया कि वो सिर्फ एक भयानक सपना देख रही थी तो मानो उसे अब जाकर राहत महसूस हुई। लेकिन दिल तो अभी भी बेचैन था, इस कदर बेचैन की सुकून दूर दूर तक नसीब में नहीं था। उसने जैसे तैसे खुद को समझाया और अपने पसीने से हन चुके चेहरे को दुपट्टे से पोंछा और अपने दिल पर हाथ रख खुद को शांत करने की जद्दोजहद में लग गई। उसे अब बहुत प्यास लग रही थी। नजरें इधर उधर घुमाई तो देखा पानी कुछ दूरी पर एक मेज पर रखा है। ये देख उसने अपने ऊपर से चादर हटाई और जैसे ही बिस्तर से उतरकर अपने कदम जमीन पर रखने को हुई, उसी पल अचानक से किसी ने अपनी हथेली उसके पैरों के नीचे बिछा दी, जिस कारण उसके कदम जमीन को छू तक ना पाए। और वो लड़की, ये वही हसीन चांद थी जिसका दीदार करने के लिए उस रात मर्दों की आंखें तरस गई। उस लड़की ने हैरानी से उस शख्स को देखा, जो कि कोई और नहीं बल्कि रघु था, फातिमा बेगम के कोठे वाला रघु। वो लड़की असमंजस में रघु को देखने लगी कि तभी रघु ने उसके पैरों पर बंदी पट्टी पर नजर डालते हुए कहा, भूल गई क्या? जख्म है तुम्हारे पैरों में? रघु की इस बात पर अब जाकर उसे होश आया कि वो सच कह रहा है। उस रात कोठे में जब वो बदहवास सी कांच पर भी नाचती जा रही थी, उसके बाद से ही उसका पैर बुरी तरह से घायल हो चुका था। इधर रघु खड़ा हुआ और उसने कहा, क्या चाहिए, बताओ मुझे। तो इस पर उस लड़की ने अपनी नजरें जमीन पर झुका ली। वाकई बेजान था उसका चेहरा। उसने कहा, पानी। ये सुन रघु ने कुछ पलों तक उसके झुके हुए चेहरे को देखा और फिर पानी लेने चला गया। कुछ ही समय में रघु एक ग्लास में उस लड़की के लिए पानी लेकर आया और उसे उसके हाथ में थमाते हुए बोला, ये लो, पियो इसे। उस लड़की ने वो ग्लास ले लिया और उसे अपने होंठों से लगाकर कुछ घूंट पी ही पाई थी कि तभी रघु ने कहा, ये अभय ठाकुर कौन है? अभय का नाम सुनते ही उस लड़की को इतनी जोर का ठसका लगा कि वो ग्लास सीधे जमीन पर जा गिरा और वो लड़की बुरी तरह से खांस उठी। रघु ने सोचा भी नहीं था कि उसका ये मामूली सा सवाल उस पर इतना गहरा असर करेगा। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था खांसते हुए। तो रघु घबराते हुए उसे संभालने के लिए जैसे ही उसकी पीठ सहलाने को हुआ कि तभी वो लड़की उस हालत में भी रघु से दूर हो गई और अपना हाथ दिखाते हुए बोली, नहीं, छूना मत। रघु के हाथ जहां के तहां रुक गए। उसे अपने दिल में टीस जरूर महसूस हुई, लेकिन उसने उस लड़की पर अपना कोई जोर ना डाला। तो वही खांसते हुए कब उस लड़की का रोना छूट गया उसे खुद पता ना चला। वो लड़की अब फूटकर रो पड़ी और उसे रोते देख रघु के दिल के 1000 टुकड़े हो गए। वो आगे बढ़कर उस लड़की को अपना कंधा देना चाहता था, लेकिन चाहकर भी ऐसा ना कर पाया। रघु ने अपने हाथ की मुट्ठी कस ली और गुस्से में उस कमरे से बाहर चला गया, क्योंकि उस लड़की की ये हालत देखने का जिगरा नहीं था उसमें। अंदस्को अरमान को अपने सामने खड़ा पाकर आयशा की सांसें अटक गई। उसने तुरंत अपनी नजरें झुका ली, क्योंकि उसे पता था कि वो सोने का नाटक करते हुए पकड़ी गई है। तो वही अरमान अपने कदम धीरे धीरे आयशा के करीब बढ़ाता जा रहा था। उसके होंठों के बीच दबी वो सिगरेट पूरे कमरे में अपना धुआं फेंक रही थी और उसी वक्त वो एक पल आया जब आखिरकार अरमान आयशा के बेहद करीब आ खड़ा हुआ।
आयशा ने घबराते हुए अपनी नजरें उठाए और अरमान की आंखों में देखा तो वो बेतहाशा डर उठी और बिस्तर पर ही पीछे खिसकने लगे कि तभी अरमान ने अचानक से उसके पैर पकड़े और उसे घसीटते हुए अपने करीब खींच लिया और आयशा सरकती हुई अरमान के नीचे आ पहुंची। अरमान ने अपने दोनों हाथ बिस्तर पर टिकाते हुए आयशा के चेहरे का इर्द गिर्द रखे और उस पर पूरी तरह से झुक गया। उसके होंठों में फंसी वो सिगरेट अब सीधे आयशा के मुंह पर धुआं छोड़ रही थी, जिस कारण उसकी छींक निकल गई। आप चेहरा दूर करिए अपना। अरमान बिना किसी लहजे के बस आयशा की शक्ल देखे जा रहा था तो वही आयशा ने अपनी नाक पर हाथ रख लिया कि तभी अरमान ने अपनी 2 उंगलियों में उस सिगरेट को फंसाकर उसे अपने होंठों से अलग किया और उस धुएं को छोड़ उसने अपनी भारी आवाज में कहा, हम तो क्या वजह रही होगी जो आज तुम्हें ये नाटक करने की जरूरत पड़ गई। अरमान के इन शब्दों को सुन आयशा उससे नजरें चुराने लगी। मैं सो रही थी, मैं सच में सो रही थी। एक और बार अपने इन होंठों से झूठ बोलो और फिर देखो मैं क्या करता हूँ, अरमान ने कहा, जिसे सुन आयशा ने अपना थूक निगल लिया। वो आंख फाड़े अरमान को देखने लगी तो वही अरमान ने अपना एक हाथ उसके गाल पर रखते हुए कहा, सच, सिर्फ सच सुनना है मुझे, बोलो क्यों नाटक किया ये। इस पर आयशा ने इस दफा लड़खड़ाते शब्दों के साथ कहा, मैं वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं इसलिए बस लेट गई। आयशा के इस जवाब पर अरमान कुछ पलों तक उसकी आंखों में देखता रहा और तभी अचानक से उसने छूटते ही कहा, किस मी। अरमान के इन 2 शब्दों को सुन आयशा के दिल की धड़कनें बढ़ गई। कब किया, और इस बार अरमान ने अपना चेहरा उसके चेहरे के बेहद नजदीक करते हुए कहा, आई सेड किस मी। आयशा का रोम रोम सिहर उठा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, आयशा ने घबराते हुए जवाब दिया। तो वही अरमान, उसे मानो पता था कि आयशा का क्या जवाब होने वाला है। उसके होंठों के कोने मुड़ गए और उसने कहा, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी आंखें कुछ और चाहती है और होंठ कुछ और। ये कहते हुए अरमान के ठंडे हाथ धीरे से आयशा की टॉप के अंदर खिसकने लगे और उसके हाथों को जैसे ही आयशा ने अपने जिस्म पर महसूस किया तो उसकी आंखों फटी रह गई। वो तुरंत हरकत में आए और उसने जैसे ही अरमान के हाथों को अपने जिस्म से हटाना चाहा कि उसी पल अरमान ने एक झटके में उसकी दोनों कलाइयों को पकड़ा और तुरंत घुमाकर उसे पेट के बल लिटा दिया और खुद पूरी तरह से आयशा के ऊपर हावी हो गया। उसने आयशा की दोनों कलाइयों को अपनी एक मुट्ठी में भरकर उसकी पीठ से लगा दिया था और अब वो हिल तक नहीं पा रही थी। आप प्लीज छोड़ दीजिए मुझे, वरना मैं चिल्लाऊंगी, आयशा ने बेतहाशा घबराई आवाज में कहा। तो वही अरमान ने अपना सीना आयशा की पीठ पर धंसा दिया और अपने होंठ उसके कानों के करीब ले जाकर बेहद ही सेंशुअल आवाज में कहा, जरा सोच समझकर मुझसे झूठ बोलना, मैं शब्द नहीं नजरें पढ़ता हूँ। उसकी आवाज में एक अजीब सा पैशन था जिससे आयशा का रोम रोम से हर उठा। उसके दिल की धड़कनें एक दफा फिर उससे बगावत करने लगी थी। और इधर अरमान को इस बात का एहसास हो चुका था कि आयशा का बर्ताव आज कुछ अलग सा है। उसके सेंस बहुत मजबूत थे और वो काफी आसानी से पहचान सकता था कि सामने वाला शख्स उससे झूठ बोल रहा है या सच। अरमान ने अपने हाथ की पकड़ उसकी कलाइयों पर और अधिक कस दी और दूसरे हाथ को उसकी पीठ पर चलाते हुए बोला, तो बताओ बेबी, आज की गुस्ताखी के लिए तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। आयशा थरथरा उठी। सजा? हाँ बेबी, सजा। अरमान उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, पर मेरी गलती क्या है। ये तुम मुझसे बेहतर जानती हो कि तुम्हारी गलती क्या है, और अगर अपनी इस सजा को बदतर नहीं बनाना चाहती हो तो बताओ मुझे क्या हुआ था आज। अरमान की आवाज बेहद ठंडी हो चुकी थी। मैं सच कह रही हूँ, मैं कुछ नहीं छिपा रही, आयशा ने एक दफा फिर झूठ कह दिया। और अब अरमान के बर्दाश्त की हद पार हो चुकी थी। उसने किसी संकी की तरह अपनी गर्दन घुमाए और आंख बंद कर गहरी सांस लेने लगा, मानो अपने अंदर उफन रहे क्रोध की ज्वाला को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा हो। आप छोड़ दीजिए मुझे, मेरा इसके आगे के शब्द आयशा की हलक में अटके रह गए क्योंकि अरमान ने खींचकर उसे अपनी तरफ घुमाया और आयशा अवाक रह गई। पर कुछ भी समझ पाती कि तब तक उसके होंठ अरमान जकड़ चुका था। अरमान ने पूरा दबाव आयशा के छोटे से चेहरे पर लगा दिया जिस कारण उसका सिर पीछे मैट्रेस में धंसता चला गया। उन दोनों के केवल होंठ ही नहीं बल्कि पूरा चेहरा एक दूसरे को छूने लगा। अरमान ने इस कदर उसके होंठों को जकड़ रखा था कि पल भर में आयशा का पूरा चेहरा लाल पड़ गया। कि तभी अरमान ने एकदम से अपने होंठ उससे अलग किए और उसके होंठ अलग होते ही आयशा की जान में जान आई। लेकिन उसी पल अरमान ने बेहद सख्त आवाज में गहरी सांस लेते हुए कहा, ओपन योर माउथ। पर आयशा ने कोई हरकत नहीं की जिस कारण अरमान इस दफा बुरी तरह से चीख उठा, आई सेड ओपन योर फ्रीकिंग माउथ।
अरमान इतनी बुरी तरह से चीखा था कि आयशा की आत्मा तक कांप गई। उसने सहमी हुई नजरों से अरमान कर चेहरे को देखा और फिर कांपते हुए अपने होंठ धीरे से खोल लिए। और तभी अरमान ने उसके गालों को अपनी मुट्ठी में भरा और उन मुलायम गालों पर अपनी उंगलियों का दबाव और अधिक बढ़ा दिया, जिस कारण आयशा का मुंह पूरा खुल गया और एक पल नहीं बीता था कि अगले ही लम्हे में अरमान ने अपनी जीभ उसके खुले मुंह में डाल दी और अब पैशनेटली उसके पूरे माउथ को एक्सप्लोर करने लगा। इंटीमेसी और रोमांस की जो फीलिंग होती है, इसका एहसास तो आयशा को अरमान के करीब आने पर हुआ था। उसके पूरे पेट में तितलियां उड़ने लगती थी जब अरमान उसे छूता था। आयशा को अब जरा सी भी नफरत नहीं होती थी अरमान के छूने पर, बल्कि अब तो मानो उसकी टच की आदत सी पड़ गई थी उसे। लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल चुके थे, क्योंकि आज सुबह जो कुछ भी हुआ उसका ख्याल आते ही आयशा का दिल कांप उठा। सारिका की वो चिट्ठी उसके दिमाग में एक दफा फिर शोर मचाने लगी। उसकी माँ के कहे वो शब्द गूंज उठे आयशा के कानों में। मैं हमेशा यही चाहूंगी कि तू जब भी किसी रिश्ते में बंधे वो रिश्ता तेरा पारस के साथ हो। आयशा की आंखों में आंसू चलने लगे। जहां अरमान पूरी तरह से आयशा को खाए जा रहा था, तो वही आयशा का अब शरीर कांपने लगा। सारिका के शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे कि तभी अचानक से आयशा में ना जाने कैसे इतनी हिम्मत आई कि उसने जोर से अरमान के कंधों पर धक्का मार दिया, जिस कारण अरमान के होंठ उससे दूर हो गए। और इस बात का फायदा उठाकर आयशा ने सांस लेना भी जरूरी नहीं समझा और सीधे चिल्ला उठी, दूर रहिए मुझसे, पास मत आइए मेरे। अरमान, जिसकी सांसें तेज हो चुकी थी, वो आयशा के लाल पर चेहरे को देखने लगा। बताना मुश्किल था कि ये सूरत उसके किए गए सितम की वजह से लाल हुई थी या फिर गुस्से में। कि तभी आयशा ने अरमान के सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर धकेला दिया। वैसे तो अरमान के आगे आयशा का कोई जोर नहीं था, लेकिन वो जानबूझकर उसके धक्के से पीठ के बल बिस्तर पर जा गिरा। तो वही आयशा तुरंत हड़बड़ाते हुए बिस्तर से उठ खड़ी हुई। पर अरमान, वो आराम से अपने दोनों हाथ अपने सर के पीछे रखकर लेट गया और उसने एक पैर पर अपना दूसरा पैर टिका दिया। वो इस कदर आयशा को देखने लगा मानो उसे नजरों से ही खा जाएगा। कि तभी आयशा ने महसूस किया कि उसकी नजरें कहीं और ही टिकी है। इस बात का एहसास होते ही आयशा ने भी उसकी नजरों का पीछा किया और जैसे ही खुद को देखा तो शर्म के मारे उसके गाल लाल पड़ गए, क्योंकि उसकी ढीली ढाली टी शर्ट उसके कंधे से बहुत ज्यादा फिसल चुकी थी, जिस कारण उसकी पीच कलर की ब्रा स्ट्रेप विजिबल हो गई। आयशा ने तुरंत घबराते हुए खुद की हालत को ठीक किया और उसकी इस हड़बड़ी को देख अरमान ने बेहद ही सिडक्टिव टोन में कहा, क्या छिपा रही हो मुझसे? तुमसे ज्यादा तुम्हें देख चुका हूँ। आयशा की नजरें शर्म के मारे झुक गईं और उसने कहा, आप प्लीज मेरे कमरे से बाहर चले जाइए और अब मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करिएगा वरना। आयशा का इतना कहना भर था कि तभी अरमान एक झटके में उठ खड़ा हुआ और अगले ही पल उसने आयशा की टी शर्ट को उसकी नेक से पकड़ा और उसमें अपनी उंगली फंसाकर सीधे आयशा को अपने करीब खींच लिया। अरमान ने पकड़ भी ऐसी जगह पर बनाई थी कि आयशा ना चाहते हुए भी उस टी शर्ट के साथ खिंची चली गई और सीधा अरमान के सीने से जा टकराए। लो आ गया करीब, अब बताओ क्या कर लोगी? अरमान की उंगलियां अभी भी उस टी शर्ट की नेक में फंसी थी, जिसके द्वारा एक पल ऐसा आया कि उसकी ठंडी उंगलियां आयशा की क्लीवेज को छू गई और इसके एहसास भर से आयशा का शरीर ढीला पड़ गया। कंटिन्यूड। कौन है वो लड़की जो अभय के नाम भर से कांप उठती थी? और क्या अरमान को सारिका के लिखे उस खत के बारे में पता चल पाएगा? 35 कीमत बिस्तर गर्म करने की। अरमान की उंगलियां आयशा के मखमली बदन को छू रही थी कि तभी अरमान ने खुद ही अपना हाथ हटाया और उसकी बाजू को कसकर पकड़ते हुए उसकी आंखों में घूरकर कहा, अगर मुझसे कुछ भी छिपाया तो आगे जाकर तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। अरमान की आवाज़ इतनी सख्त थी कि आयशा की नसें तक जम गई उसके गुस्से को देख। तो वही अरमान ने एकदम से उसे खुद से रिहा किया और अगले ही पल कमरे से बाहर चला गया। और आयशा, वो ठगी सी खड़ी रह गई। अरमान हमेशा एक आंधी की तरह उसके पास आता था और किसी तूफान की तरह उससे दूर जाता था, और आयशा, वो इस आंधी तूफान को रोकने में पूरी तरह से असमर्थ होती थी। और इधर अरमान जैसे ही कमरे से बाहर निकला, उसी पल शरद की नजरें उस पर जा टिकी, जो किसी काम से शायद लाइब्रेरी में जा रहे थे। उन्होंने जब अरमान को आयशा के कमरे से निकलते हुए देखा तो मानो उनका खून खौल उठा। उन्होंने कस के अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली और सोचने लगे, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। शरद के चेहरे पर बेहद क्रोधित भाव आ गए थे और उन्होंने अब कुछ करने की ठान ली थी, जो शायद आने वाली तबाही का संकेत दे रही थी। अंदर कमरे में आयशा पूरी तरह से सुन्न पड़ चुकी थी। वो धम्म से घुटनों के बल जमीन पर जा गिरी और उसकी आंखों से आंसू की बूंदें बह गईं।
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अरे वो तो आज तक अपने दिल के जज्बात भी नहीं समझ पाई थी, क्योंकि अरमान के लिए उसे जैसा महसूस होता था इसका जवाब उसे खुद नहीं पता था। अरमान की करीबी उसे डराती भी थी और इसी के साथ कुछ अलग सा एहसास जगाती थी जिन्हें समझ पाने में वो खुद नाकामयाब थी। उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया और सिसकते हुए बोल पड़ी, मैं अपनी मम्मा की आखिरी ख्वाहिश कभी अधूरी नहीं छोड़ूंगी। आपने बहुत कुछ किया है मेरे लिए मम्मा, और अब शायद मेरी बारी है। अगर आप पारस को मेरे साथ देखना चाहती थी तो मैं राजी हूँ पारस को अपनाने के लिए। और आखिरकार आयशा ने ऐसा फैसला ले लिया था जिसका अंजाम क्या हो सकता है इसका उसे अंदाजा भी नहीं था। अंडस्को अगली सुबह तकरीबन 6 बजे आयशा को कमरे का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुन उसकी नींद खुली और जब उसने आंखें खोली तो खुद को ज़मीन पर बैठा पाया। उसे याद आया कि कल रात उसकी रोते रोते ज़मीन पर ही आंख लग गई थी। खैर, आयशा उठी और एक गहरी सांस लेकर दरवाज़ा खोलने चली गई। उसकी आंखें कुछ हद तक सूज चुकी थी रोने की वजह से। आयशा ने दरवाज़ा खोला तो वहां जूलिया खड़ी थी जिसने बेरुखी से कहा, अरमान सर ने आपको प्रैक्टिस रूम में बुलाया है। कहकर जूलिया तुरंत वहां से चली गई। आयशा को उसका ये बर्ताव बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो समझ सकती थी कि सब कुछ जिस तरह से हुआ था उस कारण कोई भी इसी तरह पेश आएगा। लेकिन इस वक्त आयशा को सबसे ज्यादा इस बात की चिंता सताए जा रही थी कि वो प्रैक्टिस रूम में कैसे जाएगी, क्योंकि वहां जाने का मतलब है कि उसे अरमान का सामना करना पड़ेगा और शायद उसके करीब भी जाना पड़ेगा। लेकिन अब आयशा ये नहीं होने देना चाहती थी। उसने बेहद परेशानी से अपने सिर पर हाथ रख लिया और कमरे के चक्कर काटते हुए सोचने लगी, क्या करूं, क्या बहाना बनाऊं जिससे वो मुझसे कोई सवाल जवाब ना करें। आयशा का दिमाग खराब हुआ जा रहा था ये सोचते सोचते, लेकिन तभी अचानक से उसकी नज़र कमरे में रखे एक सामान पर गई जिसे देख आयशा समझ गई कि अब उसे क्या करना है। अंडस्को जूलिया घबराते हुए प्रैक्टिस रूम में आई जहां पहले से ही अरमान एक आदमी के साथ फाइट कर रहा था। आज सुहाना वहां नहीं थी क्योंकि वो इस वक्त आउट ऑफ इंडिया थी। जूलिया ने पीछे से कहा, सर, आयशा मैम नहीं आ पाएंगी। ये सुनते ही अरमान के हाथ जो फाइटिंग की वजह से लगातार चल रहे थे वो अचानक से रुक गए। तो वही जूलिया ने कहा, एक चली सर, आयशा मैम के हाथ में चोट लग गई है जिस कारण उन्हें ब्लीडिंग हो रही है, इसलिए उनके लिए आज यहाँ आना पॉसिबल नहीं। अरमान खामोश खड़ा था, उसके चेहरे पर किसी तरह के भाव नहीं थे। और जूलिया, उसके तो वैसे भी पसीने छूटते थे अरमान के सामने। उसने कहा, मैं चलती हूँ सर, और ये कहते ही जूलिया वहां से भाग गई। अंडस्को यहाँ आयशा अपना जख्मी हाथ लिए बिस्तर पर बैठी थी। उसने जानबूझकर अपने हाथ को चोटिल कर लिया ताकि अरमान के साथ उस प्रैक्टिस को करने के हर मुमकिन रास्ते बंद हो जाएं। और शायद उसकी ये कोशिश कामयाब रही, क्योंकि वो इतना तो जान चुकी थी कि इस हालत में अरमान उसे कभी फोर्स नहीं करेगा। कि तभी अचानक से कमरे में जूलिया आई। उसके हाथ में एक फर्स्ट एड बॉक्स था जिसे लेकर वो सीधे आयशा के पास बैठ गई और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर बोली, कितनी चोट लग गई है, क्या जरूरत थी आपको वो कान समेटने की, उसके लिए घर में सर्वेंट है ना। जूलिया की आवाज में फिक्र स्पष्ट देखी जा सकती थी। उसने आयशा के हाथा पर मरहम लगाना शुरू कर दिया तो वही आयशा की आंखें नम हो गईं। तो मुझसे नाराज हो ना जूली, आयशा ने रुंधी आवाज में सवाल किया। ये सुन जूलिया के हाथ कुछ पल के लिए रुक गए, लेकिन फिर उसने अपना काम जारी रखते हुए कहा, मैं कौन होती हूँ आपसे नाराज होने वाली। कि तभी आयशा ने धीरे से कहा, मैं गलत नहीं हूँ जूली। उसकी ये बात सुन जूलिया आयशा को देखने लगी और फिर उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, लेकिन जो हुआ वो भी तो सही नहीं है ना आयशा मैम। शरद सर कितने परेशान रहने लगे हैं तब से। उनकी रेपुटेशन को बहुत फर्क पड़ा है इस कंट्रोवर्सी की वजह से। इस पर आयशा ने अपनी नजरें झुका ली कि तभी जूलिया ने सवाल किया, क्या आप भी अरमान सर को पसंद करती हैं। जूलिया के इस सवाल पर आयशा भला क्या ही जवाब देती। उसे खुद इसका जवाब नहीं पता था तो भला वो जूलिया से क्या कहती। बोलिए आयशा मैम, क्या आप भी। कि तभी उन दोनों के कानों में पीछे से कुछ आवाज आई जिसे सुन उन दोनों ने अपनी नजरें घुमाई तो दरवाजे पर अरमान को खड़ा पाया। अरमान को देख आयशा ने अपना थूक निगल लिया तो वही जूलिया भी अब परेशान हो गई। उसने अब जल्दी जल्दी आयशा के हाथ में पट्टी की और तुरंत वहां से उठकर बोली, एक्सक्यूज मी मैम। और ये कहकर जूलिया वहां से चली गई। तो वही आयशा का चेहरा पसीना छोड़ गया। अरमान इस समय अपने ब्लैक कलर के जिम क्लोथ्स में था।
उसके बदन पर बह रही पसीने की बूंदें अभी भी स्पष्ट देखी जा सकती थीं और पसीने के मारे बाल भी कुछ हद तक भीग चुके थे। स्पोर्ट्सवेयर की वजह से उसके कसे हुए बाइसेप्स उसे और अधिक डेंजरस लुक दे रहे थे। अरमान को देख आयशा तुरंत उठ खड़ी हो गई और अरमान के कुछ बोलने से पहले ही उसने अपनी सफाई देनी शुरू कर दी। वो मैं बस आ ही रही थी, लेकिन तभी मेरा हाथ उस कांच के वास में लग गया जिस वजह से वो वास पूरा जमीन पर टूट गया। मैं बस उसके कांच को ही समेट रही थी कि तभी मेरे हाथ में गलती से वो कांच चुभ गया और मैं। शश। अरमान ने तुरंत उसके होंठों पर एक उंगली रख दी। वो आयशा के बोलते ही बोलते उसके बेहद करीब आ खड़ा हुआ था। मैंने कुछ पूछा? अरमान ने उसकी आंखों में देख सवाल किया। तो इस पर आयशा ने तुरंत अपनी गर्दन हिला दी और फौरन उससे एक कदम दूर हो गई। अरमान आज बेहद खामोश था। उसके चेहरे पर किसी तरह के भाव नहीं थे और उसका एक्सप्रेशनलेस चेहरा ही सबसे खतरनाक हुआ करता था। उसने एक नज़र आयशा के उस चोटिल हाथ पर डाली जिसे देख उसके होंठों के कोने मुड़ गए। बेहद ही अजीब मुस्कुराहट थी उसके होंठों पर जिसका अर्थ कोई नहीं समझ सकता था। और तभी अचानक से अरमान ने आयशा के उस जख्मी हाथ को कसके पकड़ा और अगले ही पल खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया। आयशा दर्द और खौफ में भर गई और अरमान ने अपना दूसरा हाथ उसके चेहरे पर रखते हुए सनक भरी आवाज में गुनगुनाना शुरू किया। तेरे जिस्म पे, तेरी रूह पे बस हक है एक मेरा, बस हक है एक मेरा। आयशा की सांसें अनियमित हो गई और अरमान ने आगे झुककर उसकी उस जख्मी हथेली को अपने होंठों से चूम लिया जिसके साथ ही आयशा ने कसके अपनी आंखें मींच ली। और यहाँ अरमान, वो बेहद ही मिस्टीरियस लहजे में था। उसने कुछ पलों तक आयशा की बंद पलकों को देखा और अगले ही पल वहां से चला गया। और उसके जाते ही आयशा की जान में जान आई। वो अपना सर पकड़कर बिस्तर पर बैठ गई और एक हाथ अपने सीने पर रख खुद की घबराहट को शांत करने की मशक्कत में लग गई। आयशा को लग रहा था कि मुसीबत अब टल गई है, लेकिन अनजान थी वो इस बात से कि असली मुसीबत से तो उसका अभी सामना भी नहीं हुआ था। अंडस्को वो चांद सी खूबसूरत लड़की इस वक्त अपने कमरे की ड्रेसिंग के सामने बैठी थी। चेहरे पर किसी तरह के भाव नहीं थे और खुद के अक्स को देखते हुए वो अपने लंबे बाल संवारती जा रही थी जब कमरे में किसी ने दस्तक दी। उस लड़की ने पीछे मुड़कर देखने की कोई जद्दोजहद ना की तो वही कुछ ही पलों में उसके पीछे फातिमा बेगम आ खड़ी हुई। होंठों पर लाली लिपस्टिक और किलो भर मेकअप पोतकर उसने उस लड़की की बलाया लेते हुए कहा, हाय, नजर ना लगे कभी इस चांद से मुखड़े को। थू थू थू। उस लड़की ने फातिमा को एक नज़र तक ना देखा कि तभी फातिमा ने उस लड़की के कपड़ों पर गौर फरमाया जिसने इस समय बुर्का पहन रखा था। उसे बुर्के में देख फातिमा के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने जानबूझकर उस लड़की के गले पर नमक छिड़कते हुए कहा, ये मोहब्बत भी बड़ी कुत्ती चीज होती है ना। जात पात, धर्म मजहब सब बदलवा देती है। जैसे कि तू, च बेचारी, किसी अभागन की भी तुझ जैसी किस्मत ना हो। फातिमा के शब्दों को सुनकर भी वो लड़की खामोश थी। अरे मैं तो कहती हूँ छोड़ ये लाज के पर्दे और आजा दुनिया के सामने। कसम से ये मर्द जात तेरी सूरत पर कत्ले आम मचा देगी। फातिमा अपनी जबान पर लगाम लगाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो वो लड़की अब वहां से उठ खड़ी हुई और फातिमा को अनदेखा कर जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाने को हुई उसी पल पीछे से फातिमा ने उसकी कलाई थाम ली। कब तक सच से भागेगी? जानती है ना, उस रात अभय ठाकुर तेरे लिए आया था। अरे मुंह मांगी कीमत देने को तैयार था। तो इस पर वो लड़की मुड़ी और फातिमा की आंखों में आंखें डाल नफरत भरी आवाज में बोली, किस चीज की कीमत? बिस्तर गरम करने की। अरे यही पेशा है यहाँ की औरतों का, तो फिर तेरे लिए नियम और कायदे अलग क्यों? फातिमा ने गुस्से में कहा। कि तभी वो लड़की गुस्से में चीख उठी, मैं वो नहीं हूँ जो तू मुझे बनाना चाहती है फातिमा। मेरी पहचान तेरे कोठे में भले ही एक चांद की तरह हो लेकिन हकीकत में मैं सिर्फ वही रहूंगी जो मैं हमेशा से थी, माया। और इसी के साथ इस नाम की गूंज पूरे कमरे फैल उठी। ये माया थी जो अपनी आंखों में आग लिए फातिमा को देख रही थी और एक पल के लिए तो खुद फातिमा की नजरें सिहर उठी उसके क्रोध को देख। कि तभी माया ने कहा, और अगली दफा खबरदार जो मुझसे बदसलूकी की, वरना वो दिन दूर नहीं जब तू अपने इस खूबसूरत चांद के हाथ एक बेरहम मौत मारी जाएगी। ये कहते ही आखिरकार माया ने अपने मुंह को उस बुर्के से ढका पर उसकी जो धधक रही आंखें थी वो अब भी फातिमा की आंखों को जला रही थी। और कुछ ही पलों बाद माया उस कमरे से रवाना हो गई और फातिमा बेगम, उसके होश उड़ गए माया के तेज को देख। अंडस्को अरमान इस वक्त शौर्य के साथ मौजूद था।
उसके इर्द गिर्द उसके आदमी खड़े थे। वो इस वक्त कुछ जरूरी बात डिस्कस कर रहा था फोन पर। कुछ समय बाद उसने फोन रखा और जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। तभी शौर्य ने उसके सामने बैठते हुए कहा, क्या हुआ? ऐसा क्यों लग रहा है कि तू कुछ सोच रहा है? दिमाग सोचने के लिए ही होता है शौर्य, कहते हुए अरमान की उंगलियां उसके लैपटॉप कीबोर्ड पर चलने लगी। नहीं, आज तेरे हाव भाव अलग लग रहे हैं। तू आयशा के बारे में सोच रहा है ना? शौर्य का इतना कहना भर था कि अरमान की कीबोर्ड पर चल रही उंगलियां शांत हो गईं। तो वही शौर्य ने उन गार्ड से बाहर जाने का इशारा किया और उनके जाने के बाद उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, कभी सोचा भी नहीं था कि दा अरमान मलिक को भी किसी से इश्क होगा। इश्क, ये एक शब्द सुनते ही अरमान के चेहरे के भाव बदल गए। किसने कहा मुझे इश्क हुआ है? कहते हुए अरमान अपनी पीठ पीछे चेयर पर टिकाकर बैठ गया और एक टक शौर्य को देखने लगा। तो वही शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे यार, जो हरकतें तू कर रहा है उसे इश्क मोहब्बत प्यार कहते हैं। गलत, अरमान ने छूटते ही कहा और अपनी कुर्सी से खड़े होकर ग्लास वॉल के सामने जा खड़ा हुआ जहां से पूरा शहर दिख रहा था। इश्क मोहब्बत प्यार, ये शब्द मेरे लिए बने ही नहीं है, अरमान ने शहर पर अपनी नजरें जमाते हुए कहा। तो फिर आयशा, वो क्या है? शौर्य ने हैरानी के साथ सवाल किया। आयशा इन 3 लफ्जों से कई गुना बढ़ के है। वो मेरी जिद है, पागलपन है, सनक है, जिसे पाने के लिए मैं दुनिया तक तबाह कर सकता हूँ, कहकर अरमान पलटा। एंड व्हेन आई एम सेइंग इट, आई मीन इट। अरमान के शब्दों में इतना वजन था कि शौर्य उसे देखता ही रह गया। और फिर शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरा पागलपन ही एक दिन प्यार बनेगा, और मैं देख सकता हूँ कि वो दिन अब दूर नहीं। शौर्य और अरमान दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे और उस कमरे में एक अजीब सी सर्द हवाएं फैल गईं। अंडस्को अंडस्को अंडस्को। दूसरी तरफ एक ऊंची सी इमारत की छत पर एक शख्स खड़ा था। उसने अपने दोनों हाथ पेंट की जेब में डाल रखे थे और वो फॉर्मल कपड़े पहने हुए था कि तभी पीछे से एक लड़का आया जिसने उस शख्स से कहा, सर, आपने इतनी अर्जेंटली मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ये सुन वो शख्स पलटे जो कोई और नहीं बल्कि शरद थे और उनके सामने खड़ा लड़का पारस। शरद के चेहरे पर बेहद सख्त भाव थे जिसके साथ ही उन्होंने पारस से कहा, वक्त बर्बाद नहीं कर सकता मैं पारस, और इसीलिए अब सीधा मुद्दे पर आता हूँ, कहकर शरद पारस के ठीक सामने आ खड़े हुए और उसकी आंखों में आंखें डाल बोले, तुम आयशा से शादी करोगे, और वो भी कल? शरद के इन शब्दों को सुनते ही पारस के होश उड़ गए। कंटिन्यूड। क्या अंजाम होने वाला है शरद की इस जिद का, और आखिर कौन ये माया, और क्या अरमान हासिल कर पाएगा आयशा को? जानने के लिए पढ़ते रहिए ओन्ड बाय ए गैंगस्टर। अब आप लोग लाइक कमेंट में कंजूसी नहीं करते तो मैं भी बड़ा पार्ट दे देती हूँ। वो क्या है ना, एक हाथ दो एक हाथ लो ग्रिन।